प्रिय मित्रों, आज के इस सेशन में हम माइस्क्यूएल के कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शन जिसमें मैथमेटिकल फंक्शंस हैं और डेट एंड टाइम से रिलेटेड फंक्शंस हैं उसके बारे में बात करेंगे। और किसी भी टेबल में किसी कॉलम के ऊपर इंडेक्स कैसे बनाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैथमेटिकल टाइप के फंक्शंस पर आते हैं। तो जैसे सेलेक्ट 2 into 3 करेंगे तो 2 into 3 एक एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू 6 होगी। तो इस तरह का सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर हम पर भी हम काम कर सकते हैं। ये तो खैर सिंपल है। तो देखिए इसने 6 ये दिखा दिया। तो इस तरह से कोई भी एक्सप्रेशन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, प्लस या कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें मैथमेटिकल टर्म्स हो, इसको हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके और प्रिंट करवा सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारे प्रोडक्ट जो टेबल बनी हुई है इसमें कौन कौन सी क्या डेटा है, उसके ऊपर हम माइस्क्यूएल के फंक्शंस यूज करेंगे। तो प्रोडक्ट में हमारे प्रोडक्ट नंबर है, डिस्क्रिप्शन, प्रॉफिट, क्वांटिटी ऑन हैंड, सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस, इतने कॉलम्स हैं जिनका डेटा है। तो इसके ऊपर हम अभी मैथमेटिकल फंक्शन लगा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले एबीजी फंक्शन है। एबीजी के अंदर, ब्रैकेट के अंदर अगर सेल प्राइस को पास करेंगे तो ये सेल प्राइस कॉलम में जितनी भी वो वैल्यूज हैं उनका एवरेज निकालेगा और उनको यहाँ पर स्पेस देकर एवरेज लिखते हैं तो एवरेज नाम से वो प्रिंट करेगा फ्रॉम प्रोडक्ट। तो इसका सिंटेक्स यही है, सेलेक्ट, फिर फंक्शन का नाम एबीजी, ब्रैकेट के अंदर कॉलम का नाम सेल प्राइस और जिस नाम से प्रिंट करवाना चाहते हैं तो एवरेज कॉलम के जगह पर और फ्रॉम प्रोडक्ट मतलब टेबल का नाम प्रोडक्ट। तो इस पूरे स्टेटमेंट को हम रन करवा सकते हैं माइस्क्यूएल के कमांड सेल में। तो ये सेल प्राइस कॉलम में जो भी वैल्यू हैं उनका एवरेज वैल्यू देखिए एवरेज नाम से किया है और 2960 रुपये इसकी वैल्यू है। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। और भी आते हैं, सेल प्राइस का मिनिमम जाना है तो मिन फंक्शन कॉल करेंगे, सेलेक्ट मिन, फिर सेल प्राइस, मिनिमम प्राइस के नाम से फ्रॉम प्रोडक्ट, तो ये मिनिमम प्राइस दिखा देगा। इस तरह से हम देखिए मिनिमम प्राइस 400 है। तो इसी तरह से हम नंबर ऑफ रोज, जिसे डिस्क्रिप्शन वाले कॉलम में कुल कितनी रोज में है जिनमें कोई ना कोई वैल्यू है, नल नहीं है, तो वो अगर काउंट करना है तो काउंट फंक्शन लिखेंगे, अगर कॉल करेंगे और ब्रैकेट के अंदर कॉलम का नाम पास करेंगे डिस्क्रिप्शन टोटल रिकॉर्ड नाम से। तो इस तरह से हम काउंट फंक्शन का यूज होता है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, उस कॉलम में वैलिड रिकॉर्ड्स जो जिनमें डेटा है वो काउंट करने के लिए। ये देखिए 5 आ गया ये। तो इस तरह से हम अब टोटल रिकॉर्ड्स अगर हमको काउंट करना है सारे रोज का तो काउंट में स्टार पास करेंगे। स्टार पास करने से टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जिनमें वैल्यू हैं ये रिटर्न कर देगा। ये भी 5 ही है। अब हमको मान लीजिए सेल प्राइस की डिस्टिंक्ट वैल्यू मालूम करना है। सेल प्राइस वाले कॉलम में अलग अलग डिस्टिंक्ट वैल्यू कौन कौन सी हैं। तो पहले कॉलम के पहले हम डिस्टिंक्ट लिखेंगे, ऐसे डिस्टिंक्ट, फिर कॉलम का नाम सेल प्राइस और उस पूरे को हम काउंट में पास कर देंगे। तो ये इतना एक्सप्रेशन ये बताएगा कि सेल प्राइस वाले कॉलम में कुल कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यू हैं अलग अलग। तो इसका हम यूज कर लेते हैं सेलेक्ट कमांड का यूज करके। और ये शून्य कर दिया, ये भी आ गया, ये 5 ही वैल्यू भी उतना ही है। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालना है प्रॉफिट वाले कॉलम का तो मैक्स फंक्शन कॉल करेंगे, कॉलम का नाम प्रॉफिट पास करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू निकालेगा। कॉस्ट प्राइस कॉलम में जितनी भी वैल्यू उनका सम करना है, जोड़ करना है, तो सम फंक्शन कॉल करेंगे सम, फिर ब्रैकेट के अंदर कॉलम का नाम। इसी तरह से हम आते हैं, जैसे ये निगेटिव वैल्यू है 45 -45, इसको पॉजिटिव में करना है तो एबीएस फंक्शन है, एबीएस फंक्शन कॉल करेंगे और निगेटिव वैल्यू पास करेंगे तो उसको पॉजिटिव दिखा देगा
45 के रूप में। पावर कैलकुलेट करना है तो एक बिल्ट इन माइस्क्वेल का फंक्शन है पावर, तो पावर कॉल करेंगे। पहला पैरामीटर होगा जिसके ऊपर पावर करना है, और दूसरा पैरामीटर होगा टू द पावर, मतलब कौन सा पावर, जैसे 3 to the power 2 हमको अगर कैलकुलेट करना है तो पावर लिखेंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर 3, 2 लिखेंगे, तो ये पावर के नाम से प्रिंट कर देगा। देखिए 9 आएगा ऐसे। राउंड फिगर में करना है तो राउंड फंक्शन कॉल करेंगे, वैल्यू पास करेंगे, ये है, और इस वैल्यू को जितने नंबर ऑफ डिजिट में राउंड करना है कामा के बाद वो करेंगे, तो ये वैल्यू जो है 2 प्रेसिजन में आएगी, कामा के बाद 2 डेसिमल तक। देखिए जो आंसर ऐसे आएगा। तो स्क्वायर रूट निकालना है तो SQRT फंक्शन है, कॉल करेंगे, और किस नंबर का निकालना है ब्रैकेट के अंदर पास करेंगे, तो SQRT 25 ये 5 दिखा देगा। ये सब मैथमेटिकल फंक्शन है, इसमें सेलेक्ट करने की जरूरत मतलब टेबल वोबल तो है नहीं, केवल मैथमेटिकल है, तो फ्रॉम करके यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्सप्रेशन लेंगे SQRT 25। अब किसी सेंटेंस को या लाइन को लोअर केस में करना है तो लोअर फंक्शन कॉल करेंगे, और मान लीजिए ये हमने स्ट्रिंग पास किया, इसमें कुछ स्मॉल केस में है, कुछ कैपिटल केस में है, तो सबको लोअर केस में कर देगा, आउटपुट इस तरह से आएगा। ऐसे ही अपर केस में करना है किसी स्ट्रिंग को तो अपर फंक्शन कॉल करेंगे, फिर स्ट्रिंग पास करेंगे, तो इनमें ये सारे कैरेक्टर को अपर केस में कर देगा, ये ऐसे आउटपुट आएगा। अब हमको किसी लंबी स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग को स्लाइस करना है, लेना है, तो मान लीजिए हमको 4 कैरेक्टर लेना है तीसरे कैरेक्टर के बाद, लेकिन इसमें जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में 0 इंडेक्सिंग होती है, मतलब पहले पहले स्थान पर जो रहता है 0 इंडेक्स से शुरू होता है, इसमें जो है 1 इंडेक्स से शुरू होता है। तो सब स्ट्रिंग फंक्शन हम कॉल करेंगे, और कौन सी स्ट्रिंग है, किस स्ट्रिंग में से स्लाइस करना है, वो पहला पैरामीटर सिक्योर है, दूसरा पैरामीटर मतलब कहाँ के बाद, तो 3 इंडेक्स के बाद, और 4 है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितना स्लाई करना है, तो 3 इंडेक्स के बाद 4 कैरेक्टर करना है सिक्योर में, तो 3 इंडेक्स पर C आएगा, और C के बाद मतलब इसको इंक्लूड करके 4, तो CURE आ जाएगा, तो CURE प्रिंट होगा। इसको अगर हम रन कराते हैं यहाँ पर, जैसे देखिए क्लाइंट शेल में अगर रन कराएं माइस्क्वेल के, ये वही आउटपुट देगा। देखिए CURE आया ये। तो इस तरह से हम स्लाइसिंग कर सकते हैं, और किसी भी स्ट्रिंग में से लेफ्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लेना है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की स्ट्रिंग है, इसमें से शुरू वाली लेफ्ट वाली 4 कैरेक्टर लेना है, तो लेफ्ट फंक्शन कॉल करेंगे, वो स्ट्रिंग पास करेंगे, और दूसरे पैरामीटर के रूप में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो लेना है, तो एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो ADMI तक करेगा ये। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन में से ही राइट वाले 4 लेने हैं, तो राइट फंक्शन कॉल करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन पास करेंगे, और नंबर ऑफ कैरेक्टर जितना लेना है 4, तो ये लास्ट वाले 4 करेगा, मतलब TION, लास्ट वाले 4 कैरेक्टर TION ये शो करेगा। बीच का लेना है, एडमिनिस्ट्रेशन में बीच में से स्लाइस करना है, तो ये जैसे हमको 7 कैरेक्टर लेना है थर्ड इंडेक्स से एडमिनिस्ट्रेशन में, तो थर्ड इंडेक्स पर हमारा M आएगा, और M के बाद 7, तो TR तक जाएगा ये, तो ये अगर पास करेंगे तो MINI STR ये इतना ये दिखाएगा। किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ कैलकुलेट करना है तो ये जैसे पाइथन वगैरह में लेंथ फंक्शन होता है, माइस्क्वेल में उसी को लेंथ होता है, लेंथ फंक्शन कॉल करेंगे और स्ट्रिंग को पास करेंगे, तो इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को दिखा देगा लेंथ नाम से, क्योंकि ये स्पेस के बाद हमने लेंथ लिखा है, तो देखिए 14 दिखा दिया, 14 कैरेक्टर का है। और स्पेस कैरेक्टर को निकालना है, जैसे मान लीजिए एल ट्रिम में हमने सिंगल कोट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन लिखा है, लेकिन ये शुरू में इसके स्पेस कैरेक्टर हैं, तो इनको छांटना है,
तो हम एल ट्रिम करेंगे। एल ट्रिम मतलब लेफ्ट ट्रिम। तो ये पूरी सिंगल कोट का जो पूरी स्ट्रिंग को में जो लेफ्ट में जो भी स्पेस करेक्टर है उसको निकाल देगा। तो निकाल करके ये आएगा आउटपुट। ऐसे ही राइट वाले जो स्पेस करेक्टर हैं उनको अगर निकालना है तो जैसे एडमिनिस्ट्रेशन है राइट में ये स्पेस करेक्टर हैं, तो आर ट्रिम यूज करेंगे और स्ट्रिंग को पास करेंगे पूरा। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन लिख करके आ गया। बोथ एंड में मान लीजिए स्पेस करेक्टर हैं, ये वाला है, ये स्ट्रिंग है डबल कोट के अंदर यहाँ से यहाँ तक। इसके लेफ्ट में भी स्पेस करेक्टर है, राइट में भी, दोनों को छांटना है तो केवल ट्रिम यूज करेंगे और वही स्ट्रिंग पास करेंगे। तो तब भी यही आउटपुट ये दिखाएगा। अब मान लीजिए किसी वैल्यूज को कॉलम में जो वैल्यू हैं उनको फॉर्मेट करके दिखाना है और कई स्ट्रिंग जोड़ करके, तो कॉनकैट फंक्शन है, कॉनकैट कॉल करेंगे और उसमें स्ट्रिंग और जिन जिन कॉलम की वैल्यू प्रिंट करनी है उस रो में वो लिखेंगे। तो ये डबल कोट में प्रोडक्ट नेम इज तो हूबहू ऐसे ही आएगा, कामा के बाद दूसरी स्ट्रिंग है ये डबल कोट में कॉलन, तो आएगा यहाँ से यहाँ तक ये जोड़ देगा प्रोडक्ट नेम इज, उसके बाद कॉलन जोड़ेगा। फिर कामा के बाद देखिए स्ट्रिंग ये सिंगल है डबल कोट में नहीं है, ये तो कॉलम का नाम है, मतलब डिस्क्रिप्शन कॉलम में जो वैल्यू हो वो यहाँ पर प्रिंट करो। और एज किस नाम से प्रिंट करो, तो प्रोडक्ट डिटेल्स फ्रॉम प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट टेबल से प्रोडक्ट डिटेल्स नाम से ये वाला कॉनकैट में जितना भी आया है वो प्रिंट करो। तो प्रिंट होगा प्रोडक्ट नेम इज, फिर कॉलन, फिर डिस्क्रिप्शन कॉलम में जो भी वैल्यू होगी वो आएगा, और लास्ट में एक ये स्ट्रिंग है कामा के बाद फुल स्टॉप वाली, ये प्रिंट होगी। तो देखिए इसको अगर रन कराते हैं हम इसको, तो ऐसे ही आउटपुट जो आएगा जो दिख रहा है। सेल में इसको रन करवाते हैं क्योंकि प्रोडक्ट टेबल में ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन कॉलम में वैल्यूज हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये देखिए आ गया प्रोडक्ट नेम इज कॉलन, फिर मॉनिटर, लास्ट में फुल स्टॉप है। तो हम किस तरह से प्रिंट कराना है, वो कॉलम से वैल्यू और कांस्टेंट स्ट्रिंग दोनों को जोड़ सकते हैं कामा से सेपरेट करके। इसके लिए फंक्शन होता है कॉनकैट। कॉनकैट के अंदर हम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, मतलब डेट की भी और डेसिमल वैल्यू की भी। जैसे मान लिया हमने सेलेक्ट कॉस्ट प्राइस, तो ये कॉस्ट प्राइस वाला कॉलम की वैल्यू सेलेक्ट करेगा, उसके बाद हमने कॉनकैट कॉल किया और पास किया। देखिए कॉनकैट में ये RS है सिंगल कोट से, तो रुपए के लिए ये तो हूबहू ऐसे ही प्रिंट होगा। उसके बाद हमने कामा के बाद फॉर्मेट फंक्शन कॉल किया और फॉर्मेट में कॉस्ट प्राइस पहला पैरामीटर और 2 सेकंड पैरामीटर। इसका मतलब कि कॉस्ट प्राइस में जो भी वैल्यू है डेसिमल में उसको 2 प्रेसिजन तक रिटर्न करो, क्योंकि फॉर्मेट कमांड फॉर्मेटिंग करता है पहले पैरामीटर की वैल्यू को, नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पर 2 है, तो कॉस्ट प्राइस को 2 प्रेसिजन में ये दिखाएगा और यहाँ से यहाँ तक ये दिखाएगा जो है, यहाँ से यहाँ तक दिखाएगा फॉर्मेटेड कॉस्ट के नाम से फ्रॉम प्रोडक्ट। तो हमने यहाँ पर फॉर्मेट फंक्शन को भी यूज किया कॉनकैट फंक्शन के रूप में एज ए पैरामीटर। तो ये भी हम कर सकते हैं माइस्क्यूएल में। देखिए ये 2 प्रेसिजन तक है, ये सब दिखाया है जितनी, और जिस फॉर्मेट में चाहते थे उसी फॉर्मेट में इसने। अब हम दिखाने के टाइम में किसी वैल्यू को रिप्लेस भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि डिस्क्रिप्शन कॉलम में अगर CPU लिखा है, CPU नाम से है स्ट्रिंग, तो उसको मदरबोर्ड से रिप्लेस करो केवल डिस्क्रिप्शन कॉलम में। तो फंक्शन कॉल करेंगे रिप्लेस, पहला पैरामीटर कॉलम का नाम, मतलब कौन से कॉलम में, उसके बाद कामा के बाद पहली वैल्यू किसको रिप्लेस करना है, फिर कामा के बाद थर्ड पैरामीटर है कि किस वैल्यू से रिप्लेस करना है। तो CPU को मदरबोर्ड से रिप्लेस करना है डिस्क्रिप्शन कॉलम में। तो डिस्क्रिप्शन कॉलम में जहां जहां भी CPU आएगा उसको मदरबोर्ड से रिप्लेस करके और शो करेगा। और
इस नाम से, रिप्लेस प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल से। तो इसको अगर हम करें तो ये ऐसे, ये मतलब रिप्लेस फंक्शन भी हम यूज कर सकते हैं सेलेक्ट कमांड के अंदर। देखिए ये सीपीयू था, डिस्क्रिप्शन कॉलम में, इसको मदरबोर्ड से रिप्लेस कर दिया। रिवर्स भी कर सकते हैं, जैसे सेलेक्ट डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन कॉलम में जो भी स्ट्रिंग है उसका उल्टा कर दो, तो रिवर्स फंक्शन कॉल करेंगे और कॉलम का नाम पास करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में जो भी होगा वो रिवर्स आएगा और रिवर्स के नाम से। तो देखिए ये मॉनिटर का ये रिवर्स करके आ गया, तो इस तरह से हम रिवर्स भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि इंडेक्स हम माइस्क्यूएल में कैसे बनाएंगे। इंडेक्स वो होते ही इंडेक्स वो होती हैं, किसी कॉलम के ऊपर बनाते हैं और उनको जो है सेलेक्ट कमांड में और ऑर्डर बाई जब भी कमांड देते हैं तो डेटा को जल्दी से एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प मिलता है, क्योंकि वो इंडेक्स होता है। और अगर मतलब एक्सक्यूशन टाइम बहुत कम लगता है अगर हम किसी कॉलम के ऊपर इंडेक्स बनाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि इंडेक्स केवल उन्हीं कॉलम का बनाना चाहिए जिनका जो है काफ़ी हम यूज कर रहे हैं, मतलब सेलेक्ट कमांड और ऑर्डर बाई वगैरह इस तरह के कमांड हम उन कॉलम के की वैल्यू को दिखाने के लिए बार बार यूज कर रहे हैं, तो उसका इंडेक्स बना लेने से हमको एक्सक्यूशन टाइम बहुत कम हो जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा इंडेक्स भी अगर बना लेते हैं किसी कॉलम के ऊपर तो उसका नुकसान ये होता है कि अगर हम उस कॉलम की कोई भी वैल्यू में कोई डेटा इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, तो डेटा के साथ साथ जो इंडेक्स कॉलम में जो वैल्यूज हैं उनको भी अपडेट करना पड़ता है, तो थोड़ा डिले भी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा कॉलम के ऊपर इंडेक्स नहीं बनाना चाहिए। और वैसे भी जब आप प्राइमरी की जब डिफाइन करते हैं या यूनिक की कांस्टेंट, तो माइस्क्यूएल का जो इंजन होता है एक यूनिक इंडेक्स ऑटोमेटिकली बना देता है प्राइमरी की या यूनिक की के ऊपर। लेकिन हम अलग से भी बना सकते हैं। ठीक है, कि कुछ इंडेक्स हम बना रहे हैं यहाँ पर। जैसे हम क्लाइंट जो टेबल है उसमें एक इंडेक्स बना रहे हैं क्लाइंट टेबल के क्लाइंट नंबर कॉलम के ऊपर। तो ये सिंटेक्स है क्रिएट इंडेक्स और इंडेक्स अंडरस्कोर क्लाइंट अंडरस्कोर एनो, मतलब ये इंडेक्स क्लाइंट नंबर, ये इंडेक्स का नाम होगा। ये इसलिए देना जरूरी ताकि बाद में इससे मतलब इंटरेक्ट हम कर सकें या डिलीट कर सकें। ऑन के बाद लिखेंगे किस टेबल में, तो क्लाइंट टेबल में, फिर ब्रैकेट के अंदर उस टेबल के कौन से कॉलम में, तो क्लाइंट टेबल के क्लाइंट नंबर कॉलम पर इंडेक्स बनाना है। तो ये सिंटेक्स है क्रिएट इंडेक्स, फिर इंडेक्स क्लाइंट नंबर ऑन क्लाइंट ब्रैकेट में क्लाइंट नंबर, तो ये इंडेक्स बना देगा। ये हम इंडेक्स बना देते हैं। देखिए ये क्वेरी हो गया, तो इंडेक्स ये बना दिया। अब हम शो क्रिएट टेबल अगर हम क्लाइंट के ऊपर अगर दे रहे हैं कमांड, तो ये दिखा देगा कि एक बेसिक स्ट्रक्चर मतलब क्लाइंट टेबल कैसे बना है, तो वो दिखा देगा। इसका कमांड है शो, फिर क्रिएट टेबल, फिर एक टेबल का नाम क्लाइंट, फिर बैकस्लैश जी से वर्टिकली ये दिखाएगा जो देखने में आसान होगा। ये अगर हम करते हैं ऐसे, देखिए ये दिखा दिया। इतनी सारी चीजें हैं, क्लाइंट नंबर, ये सब टेबल्स हैं, उनका टाइप दिखाया है। प्राइमरी की है क्लाइंट नंबर, और ये देखिए की बना दिया इंडेक्स क्लाइंट नंबर कॉलम के ऊपर। तो जो हमने दिया था इंडेक्स का नाम और किस कॉलम के ऊपर ये बना दिया है, तो ये इस तरह से हम किसी कॉलम के ऊपर इंडेक्स बना सकते हैं। ऐसे ही दो कॉलम को लेकर हम भी इंडेक्सिंग कर सकते हैं, लेकिन उसमें लिखना पड़ेगा ऑन के बाद टेबल का नाम, जिसे यहाँ पर सेल्स ऑर्डर डिटेल्स टेबल में, फिर ब्रैकेट के अंदर दोनों कॉलम का नाम।
इस टेबल में ऑर्डर नंबर और प्रोडक्ट नंबर, दो कॉलम के ऊपर इंडेक्स हमको बनाना है। तो अगर इन दोनों कॉलम के ऊपर सर्च बहुत ज़्यादा हो रहा हो तो इन इन दोनों को मिलाकर हम इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स है क्रिएट इंडेक्स, फिर इंडेक्स का नाम, इंडेक्स सेल्स ऑर्डर डिटेल्स जैसे आपने लिख दिया यहाँ पर, और ऑन, ऑन के बाद टेबल का नाम, सेल्स ऑर्डर डिटेल्स टेबल, फिर ब्रैकेट के अंदर दोनों कॉलम का नाम, ये सेपरेट करके। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर जो है इस कमांड को अगर हम रन कराएंगे तो ये देखिए ये बना दिया है दोनों कॉलम को लेकर इंडेक्स। अब यूनिक इंडेक्स बनाना है हमको, तो क्रिएट यूनिक इंडेक्स, क्रिएट यूनिक इंडेक्स है इसका, और इंडेक्स का नाम है इंडेक्स प्रोडक्ट नंबर। ऑन के बाद लिखेंगे किस टेबल में, तो प्रोडक्ट टेबल में, और ब्रैकेट के अंदर कॉलम का नाम। तो प्रोडक्ट टेबल में प्रोडक्ट नंबर कॉलम के ऊपर अगर यूनिक इंडेक्स बनाना है तो कमांड है क्रिएट यूनिक इंडेक्स, इंडेक्स का नाम इंडेक्स प्रोडक्ट नंबर ऑन प्रोडक्ट, फिर ब्रैकेट के अंदर कॉलम का नाम प्रोडक्ट नंबर। ये हम कर सकते हैं। और देखिए ये बन गया। अब शो क्रिएट टेबल से हम देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर, मतलब प्रोडक्ट टेबल जो बना है उसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें ये इंडेक्स बना है कि नहीं बना है। देखिए यहाँ पर है ये जो ऑलरेडी बनी हुई कॉलम है, प्राइमरी की भी है, और यहाँ पर यूनिक की हमने देखिए बना दिया, यूनिक इंडेक्स बना दिया है यूनिक की, और इसका नाम है इंडेक्स प्रोडक्ट नंबर, अब प्रोडक्ट नंबर कॉलम के ऊपर। अब किसी इंडेक्स को ड्रॉप करना है तो उसका कमांड है अल्टर टेबल। टेबल के स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंज करना हो तो उसका कमांड होता है अल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम, जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट है, क्या करना चाहते हैं तो ड्रॉप करना चाहते हैं किसको, तो इंडेक्स को, और यहाँ पर जो इंडेक्स का नाम हमने दिया था इंडेक्स प्रोडक्ट नंबर, तो वो देना पड़ेगा, तो वो उस नाम से इंडेक्स ड्रॉप हो जाएगी। अभी हमने जो इंडेक्स बनाया था इंडेक्स प्रोडक्ट नंबर, इसको ड्रॉप करना है, मान लीजिए हमारी नहीं ज़रूरत है, तो इसको जो अल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम प्रोडक्ट, ड्रॉप इंडेक्स, फिर इंडेक्स का नाम, ये देंगे तो ये ड्रॉप कर देगा। ये ड्रॉप कर दिया। और शो क्रिएट टेबल अगर देंगे हम प्रोडक्ट का तो ये दिखा देगा। देखिए यहाँ पर अब ये इंडेक्स नहीं है जो हमने अभी बनाया था। अब हम कुछ डेट एंड टाइम फंक्शंस के बारे में भी आ लेते हैं, काफ़ी फ्लेक्सिबल है। अगर नाउ फंक्शन है जो आज की डेट और करेंट इंस्टेंट का जो टाइम है वो दिखाता है। मान लीजिए हमको चाहिए कि अभी क्या डेट और टाइम है, तो सेलेक्ट नाउ फंक्शन कॉल करेंगे, और किस नाम से वो दिखाएगा, तो एज लिख करके टुडे, तो ये दिखा देगा। ये अगर कमांड रन कराते हैं तो देखिए ये 30 जून 2026 और 16 मतलब 4:08 और 24 सेकंड, ये 16 मतलब 4 बजे, ये 24 आवर क्लॉक है 8 मिनट, और लास्ट वाला है वो 24 सेकंड, और टुडे के नाम से है। इस तरह से हम जान सकते हैं। नाउ के अलावा एक और है माइस्क्यूएल में फंक्शन कर डेट। कर डेट भी वही चीज लौटाता है, लेकिन केवल डेट ये रिटर्न करेगा। नाउ तो डेट के साथ टाइम भी रिटर्न करता है, मतलब आवर मिनट सेकंड के फॉर्मेट में, लेकिन कर डेट केवल डेट रिटर्न करेगा टुडे डेट के नाम से। लेकिन इसका जो फॉर्मेटिंग होता है वो ईयर पहले आता है, उसके बाद मंथ, लास्ट में दिन आता है। तो ये माइस्क्यूएल का डिफॉल्ट फॉर्मेट है। तो कर डेट फंक्शन भी
रिटर्न करता है। देखिए ये डिफॉल्ट फंड 2026 06 30। करेंट टाइम लेना है टाइम नाउ नाम से, तो कर टाइम फंक्शन है ये। हम लिखेंगे सेलेक्ट क्वेरी के अंदर, और इसको अगर करंट टाइम अगर देखना है तो ये देखिए ये 16:09:45, मतलब 4:09:45। कर डेट के अलावा एक फंक्शन है करेंट डेट, भी वही काम करता है जैसे ऊपर कर डेट किया था। तो सिलेक्ट करेंट डेट टू डे डेट के नाम से, तो ये भी वही करेगा। कि भाई केवल डेट लौटाया है, तो कर डेट या करेंट अंडरस्कोर डेट दोनों एक ही काम करेंगे। ऐसे ही चाहे कर टाइम लें या करेंट अंडरस्कोर टाइम, दोनों जो है केवल करेंट टाइम लौटाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखिए, ये करेंट डेट और या करेंट टाइम ये फंक्शंस नहीं हैं, ये एट्रीब्यूट्स हैं। तो इसके ऊपर ब्रैकेट नहीं लगाना है, सेलेक्ट करेंट अंडरस्कोर टाइम। लेकिन जो कर डेट है और कर टाइम है ये फंक्शंस हैं, तो उस वहां पर हमने ब्रैकेट लगाया था। अब डेट में कुछ जोड़ घटाना भी हम कर सकते हैं। साल जोड़ सकते हैं, मंथ जोड़ सकते हैं, टाइम तक जोड़ सकते हैं, मिनट आवर भी जोड़ सकते हैं। तो उसका ये तरीका है। फंक्शन है डेट ऐड, और उसमें हम लेंगे करेंट अंडरस्कोर डेट, ये लौटाएगा आज की डेट। ये फंक्शन नहीं है, एट्रीब्यूट है। तो करेंट डेट लौटाएगा आज की डेट, और कामा के बाद है ये इंटरवल 3 मंथ। तो आज की डेट के बाद 3 महीने बाद क्या डेट है, तो वो हम डेट अंडरस्कोर ऐड फंक्शन कॉल करेंगे। और करेंट अंडरस्कोर डेट ये पहला पैरामीटर होगा, फिर कामा के बाद इंटरवल 3 मंथ लिखेंगे। इस पूरे को हम डेट अंडरस्कोर ऐड में अगर कॉल करते हैं तो ये आज की डेट टाइम में 3 महीना जोड़कर जो भी आएगा वो उसको दिखाएगा। और किस नाम से, स्पेस के बाद हमने लिखा है डेट 3 मंथ आफ्टर, इस नाम से दिखाएगा। और साथ साथ करेंट डेट भी दिखाएगा, करेंट अंडरस्कोर डेट। तो इस पूरे क्वेरी को अगर हम लेते हैं, और तो देखिए ये हमने ये दिखा दिया है अभी, और आज की डेट दिखा दिया, ये 30/6/2026। 3 महीने बाद होगा, ये सितंबर हो जाएगा। तो 30/9/2026, 3 महीना हमने जोड़ा है। तो इसका तरीका हुआ डेट अंडरस्कोर ऐड फंक्शन है। और करेंट अंडरस्कोर डेट पास करिए, इंटरवल लिखिए, और कितने महीने, तो मंथ लिखिए। इसमें आवर डे, मंथ की जगह पर आवर डे वीक क्वार्टर ईयर आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो उतना वो जोड़ देगा। डेट ऐड के अलावा डेट सब भी है। तो डेट सब क्या करता है, ये कम कर मतलब घटा देता है। हम चाहते हैं कि आज की डेट जो करेंट अंडरस्कोर डेट एट्रीब्यूट से आती है उसमें जो है 10 दिन कम करके क्या डेट आएगी वो बताए। तो डेट अंडरस्कोर सब ये फंक्शन है, कॉल करेंगे, पास करेंगे करेंट अंडरस्कोर डेट। तो और उसके बाद कितना जोड़ना घटाना है, मतलब कितना घटाना है, तो इंटरवल 10 डे। तो आज की डेट में जो भी 10 दिन पहले की डेट है वो लौट आएगा, और डेट 10 डेज बिफोर के नाम से। तो इसको अगर हम करें तो ये लौटा दिया। देखिए अभी डेट जो है 30 जून है, 10 दिन पहले होगा 20 जून। तो इस तरह से हम डेट का मैनिपुलेशन करते हैं। और डे की जगह पर ईयर मंथ आवर कुछ भी हम लिख सकते हैं, तो उतना वो कम कर देगा। अब हमने
ये डेट सब डेट ऐड यूज किया था। ऐसी एक फंक्शन है ऐड डेट, मतलब इसमें अंडरस्कोर नहीं है, वो भी वही काम करेगा। अब यहाँ पर करेंट अंडरस्कोर डेट पास करेंगे और 5 करेंगे, तो इसमें अंतर ये है कि ये जो है नंबर ऑफ डेज ही केवल ऐड करेगा, ये लिमिट है इसका, नंबर ऑफ डेज केवल ऐड करेगा। तो सेलेक्ट करेंट डेट कामा फिर ऐड डेट फंक्शन कॉल किया, करेंट अंडरस्कोर डेट पास किया 5, तो आज की डेट में 5 दिन बाद ये केवल डेट ही ऐड करेगा, ये लिमिट है इसका। ये 30 जून, 5 दिन के बाद 5 जुलाई। तो इस तरह से हम, अच्छा फॉर्मेटिंग पर आते हैं, इंपॉर्टेंट होता है। तो बाय डिफॉल्ट माइस्क्वेल का फॉर्मेटिंग है YYMM और लास्ट में डेट, इस फॉर्मेट में। लेकिन अभी हम चाह रहे हैं कि डेट पहले आए, उसके बाद मंथ आए और फॉरवर्ड स्लैश से सेपरेट हो। तो हम %d लिखेंगे, फिर फॉरवर्ड स्लैश %m, फिर फॉरवर्ड स्लैश %y। तो ये क्या करेगा, DDMM YYYY के फॉर्मेट में, जो इंडिया में नॉर्मल यूज होता है, उस में ये कन्वर्ट कर देगा। ये जो स्ट्रिंग में जो डेट है, मतलब YYYYMM और DD के फॉर्मेट में, इसको DDMM YYYY फॉर्मेट में चेंज करके दिखाएगा और फंक्शन कॉल करना पड़ेगा डेट अंडरस्कोर फॉर्मेट, इसमें पास करना पड़ेगा। पहला पैरामीटर होगा स्ट्रिंग के रूप में कौन सी डेट, माइस्क्वेल वाली डेट, और दूसरा पैरामीटर होगा फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। ये पूरा रिटर्न करेगा फॉर्मेट करके और फॉर्मेटेड डेट के नाम से। तो ये पूरा हमको ये करना पड़ेगा। जैसे मान लिया हमने ये किया, मतलब 31 जुलाई 2024 को फॉर्मेट करना है। देखिए 31 जुलाई 2024 जो इस फॉर्मेट में था, YYYYMM DD फॉर्मेट में, इसने कर दिया DDMM YYYY फॉर्मेट में। इसी तरह से हम टाइम को भी फॉर्मेट कर सकते हैं, उसका फंक्शन है टाइम अंडरस्कोर फॉर्मेट। अब स्ट्रिंग में, मतलब सिंगल या डबल कोट में लिखना पड़ेगा आवर मिनट सेकेंड, मतलब HHMMSS। तो ये 15 है, ये आवर है, 23 है, मिनट है, और 00 ये सेकंड है। इस फॉर्मेट में लिखना है, मतलब ये स्ट्रिंग है जिसको जो है हमको चेंज करना है इस फॉर्मेट में, %H %I %S। तो %H तो हो गया आवर के रूप में, और I हो गया मिनट के लिए, और %S है फॉर सेकंड के रूप में। और उसके बाद %P अगर हम देते हैं तो AM या PM ये बताएगा। तो अगर ये कमांड देते हैं टाइम को फॉर्मेटिंग करने के लिए, ये कमांड देखिए, ये स्ट्रिंग है 15 23 00, इसको इसने जो है AM PM वाले फॉर्मूला 24 आवर क्लॉक की जगह पर 12 आवर क्लॉक के फॉर्मेट में 15 आवर को ये 3 बजे 03 किया और डैश किया है कॉलन की जगह पर। दूसरा 23 मिनट को तो 23 मिनट ही रहेगा, और मतलब इस फॉर्मेट में इसने चेंज किया। अब कुछ फंक्शंस हैं डे ऑफ मंथ। डे ऑफ मंथ में अगर नाउ फंक्शन पास करेंगे एज ए पैरामीटर, तो नाउ रिटर्न करता है इस इंस्टेंट में जो भी डेट टाइम है, उस डेट को में डे ऑफ मंथ अगर हमको बनाना है, रिटर्न करता है, तो डे ऑफ मंथ कॉल करेंगे डे के नाम से। और इस समय जो भी डेट और टाइम है, इसमें केवल मंथ निकालना है, तो मंथ फंक्शन कॉल करेंगे, उसमें नाउ फंक्शन पास करेंगे। और ऐसे ईयर जानना है तो कि ईयर फंक्शन कॉल करेंगे, नाउ मतलब करेंट डेट पास करेंगे, तो ईयर के नाम से लौटाएगा। तो अलग अलग अगर हमको छांटना है आज की डेट में और उसको प्रिंट करना है, तो ये फंक्शन है। डेट ये है,
अब इसमें डे में लिया 30, मंथ में लिया 6 और ईयर में लिया 2026। तो एक एक को अलग करके हम प्रिंट करा सकते हैं इस फॉर्मूला, डे ऑफ मंथ, मंथ फंक्शन, डे ऑफ मंथ, ऐसे ईयर फंक्शन, आवर फंक्शन भी होता है। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। तो ठीक है, इस सेशन को अभी समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।